वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। मोहसिन नकवी का मौलाना फजल रहमान से राब्ता। वज़ीर दाखिला की मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम पर साथ देंगे के हवाले से गुफ्तगू की गई। आपको बताएं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मौलाना फजल रहमान से राब्ता हुआ है। वज़ीर दाखिला की मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत भी हुई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मौलाना फजल रहमान से राब्ता हुआ है। अहम खबर, वज़ीर दाखिला की मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा ABN ज़मान मुगल से। जी ज़मान, बताइएगा क्या मज़ीद तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानब से मौलाना फजल रहमान के साथ मुबैना तौर पर राब्ता किया गया और उनसे दरखास्त की गई है कि वो आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत का साथ दें। और हमारे ज़राए का ये कहना है कि मौलाना की तरफ से अभी तक जो है वो कोई भी साफ कानून गवर्नमेंट को नहीं दिया गया, बल्कि मौलाना की तरफ से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। और उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारे साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ बदमाशी की जा रही है, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। तो अगर हमारे साथ बदमाशी की जाएगी तो जवाबन हम भी वही रवैया इख्तियार करेंगे। और मौलाना के सख्त मौक़िफ़ के बाद जो है एक बार फिर वफाकी वज़ीर दाखिला की तरफ से मौलाना से राब्ता किया गया है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद कुछ देर बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मौलाना से मुलाकात के लिए कोशिश करें, उनके घर पे जाए और वहाँ जाकर उनसे मुलाकात करें, क्योंकि मौलाना की तरफ से सख्त मौक़िफ़ सामने है। जिसके बाद हुकूमत जो है एक बार फिर जो है उन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला की खिदमत हासिल की है ताकि मौलाना को किसी न किसी तरीके से हुकूमत का साथ देने के हवाले से राजी किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया ज़मान मुगल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आईनी अदालत आईनी बेंच हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीजन बनाने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट की आईनी डिवीजन में जजों की तादाद का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की आईनी डिवीजन में हर सूबे से जजों की तादाद बराबर रखने की कोशिश की जाएगी। आईनी डिवीजन को आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट के असल इख्तियारात हासिल होंगे। हाई कोर्ट में आईनी केसों के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन सुनेगा। आईनी मामलात के केस आईनी डिवीजन का फुल बेंच सुनेगा। आईनी डिवीजन को सुप्रीम कोर्ट के मुशावरती इख्तियारात भी हासिल हैं। केस आईनी डिवीजन का 3 रुकनी बेंच सुनेगा। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर तमाम आईनी केस और अपीलें आईनी डिवीजन को मुंतकिल हो जाएंगी। हुकूमत की तरफ से आईनी तरमीम का तीसरा ड्राफ्ट सामने आ गया। ड्राफ्ट के मुताबिक आर्टिकल 63 में तरमीम करके दहरी शहरियत के हामिल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की तजवीज़ दी गई है। इलेक्शन नताइज के बाद 90 रोज में दोहरी शहरियत छोड़ना होगी। हुकूमत की मुजवज़ा आईनी तरमीम के मुताबिक आर्टिकल 63A में तरमीम के जरिए मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार करने की तजवीज़ दी गई है। 3 सीनियर जजों में से एक को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाने की तजवीज़ है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी की सिफारिशात पर होगा। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से होंगे। खसूसी कमेटी में पार्लिमानी जमातों के तनासुब से अरकान शामिल किए जाएंगे। खसूसी कमेटी चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से कबल के 14 दिन में सिफारिशात भेजेगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पहली बार खसूसी कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से कबल के 3 दिन में सिफारिशात भेज सकेगी। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने और जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की तजवीज़ भी हुकूमती आईनी तरमीम में शामिल है। हुकूमती आईनी तरमीम में तजवीज़ दी गई है कि कौमी असम्बली और सेनेट के एक रुकन का ताल्लुक हुकूमत और अपोजिशन से होगा। हाई कोर्ट जजों की खाली सामियों के लिए जुडिशल कमीशन कम से कम 1/3 नाम मातहत अदलिया से तजवीज़ करेगा। जुडिशल कमीशन को हाई कोर्ट के जजों की कारकर्दगी जांचने का इख्तियार देने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन सालाना बुनियादों पर हाई कोर्ट जजों की कारकर्दगी का जायजा लेगा। खराब कारकर्दगी पर जुडिशल कमीशन जज को बेहतरी के लिए मोहलत देगा। अगर हाई कोर्ट जज मोहलत के बावजूद कारकर्दगी बेहतर नहीं करता तो जुडिशल कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज देगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी डिवीजन में जजों की तादाद का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। JUI के आईनी तरमीम के मुसवदे के अहम निकात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग ने JUI मुसवदे के तमाम निकात से इत्तफाक नहीं किया। पीपल्स पार्टी JUI ने मुश्तरका ड्राफ्ट तैयार किया जिस पर इत्तफाक राय की कोशिशें जारी की जा रही हैं। JUI तजवीज़ के मुताबिक आर्टिकल 175 में तरमीम आर्टिकल 175(1) के बाद दर्ज झैल पर डिवीजन को शामिल करने और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आईनी बेंच बनने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर तरीन जज शामिल हों। हाई कोर्ट आईनी बेंच चीफ जस्टिस समेत 3 सबसे सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगा। JUI ने तजवीज़ दी है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 175(a) में तरमीम की जाए।
JUI کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں 19ویں ترمیم کو منسوخ کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے، جس میں ججز کی تقرری کی حد تک آئین میں 18ویں ترمیم کو بحال کرنے کی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق آرٹیکل 184 میں ترمیم آرٹیکل 184(3) کے آخر میں درج ذیل شق کے اضافے کی تجویز دی گئی ہے، جس کے بعد آئینی تنازعات یا تشریح کا فیصلہ سپریم کورٹ آئینی بینچ کے ذریعے ہی ہوگا۔ حکومت کی جانب سے مجوزہ آئینی ترمیم کا تیسرا ڈرافٹ سامنے آ گیا۔ مسودے میں مسلح افواج کے متعلق قوانین کے حوالے سے آئین میں 8ویں شیڈول کے اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ آرمی، نیول اور ایئر چیف کی تقرری، دوبارہ تقرری اور ایکسٹینشن کے قوانین کو 8ویں شیڈول میں شامل کرنے کی تجویز ہے۔ وفاقی حکومت کنٹونمنٹ بورڈز کو ٹیکس، سروسز فیس اور ٹول وصول کرنے کا اختیار دے سکے گی۔ قومی اسمبلی اجلاس، بلاول بھٹو کی عمر ایوب، بیرسٹر گوہر سے ملاقات، عامر ڈوگر بھی ملاقات کا حصہ بن گئے۔ بلاول بھٹو نے عامر ڈوگر سے بھی مصافحہ کیا۔ سید نوید قمر اور اعجاز جاکرانی بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ موجود تھے۔ بلاول بھٹو کی اپوزیشن رہنماؤں سے خوشگوار انداز میں گفتگو۔ قومی اسمبلی اجلاس، بلاول بھٹو کی عمر ایوب، بیرسٹر گوہر سے ملاقات ہوئی ہے۔ اہم خبر، بلاول بھٹو نے عامر ڈوگر سے بھی مصافحہ کیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا آئینی عدالتوں کے بجائے آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق۔ حکومت اور JUI کے مشترکہ مسودے پر PTI سے مشاورت کا بھی فیصلہ۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ اجلاس کل دوبارہ ہوگا۔ حکومت کے ڈرافٹ میں آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ کی بات ہوئی۔ حکومت کے 7 بندے آئینی ترمیم پر ووٹ نہیں دیں گے۔ آپ دیکھیں گے منیمم 7 ہے، لیکن زیادہ بندے ہوں گے جو حکومت کو ووٹ نہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا 7 سے زیادہ بندے ہو سکتے ہیں، 1-2 زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، رابطے میں نہیں، لیکن پتہ ہے۔ خورشید شاہ کہتے ہیں 2 دن تک کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی بولے اتفاق رائے کے بہت قریب پہنچ گئے، بس ایک پھونک کی دیر ہے، وہ پھونک کمیٹی مارے گی۔ کنسنسس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے، وہ انشاءاللہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہری رحمان کہتے ہیں آج PTI نے مسودہ پیش نہیں کیا، پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے مسودے پر اتفاق ہو گیا۔ 1-2 دن کی بات ہے، سب کی گزارشات سن کر آگے چلیں گے۔ راجہ پرویز اشرف بولے آئینی عدالتوں پر پیچھے ہٹنے والی بات غلط ہے، تمام جماعتوں کے درمیان مشاورت جاری، کوشش ہے جلد مشترکہ ڈرافٹ آ جائے۔ PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے JUI کا آئینی ترمیم کا مسودہ بہت بہتر ہے اور یہاں سے بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ تجویز سے متعلق معاملات حل ہونے کی امید ہے۔ 14 تاریخ کے دوران مجھ سے اور دیگر ہماری لیڈرشپ کے افراد سے رابطے ہوئے حکومت کی جانب سے، جو آئینی ترمیم کا ایک ڈھونگ کھیلا گیا، جس کی وجہ سے یہ جبر پچھلے جو چند دنوں کا ہمیں نظر آتا ہے، 63A کا فیصلہ دے دیا قاضی صاحب نے، آپ کو کہا کہ ہاں جو منحرف ہوگا اپنی جماعت سے اس کا ووٹ سر آنکھوں پر اٹھایا جائے گا، اس کو گنا جائے گا۔ آپ اگر چاہتے تھے کہ ملازمت کرتے رہیں کچھ عرصہ اس ملک میں اور اس ملک میں وہ فیصلے دیتے رہیں جو مقتدرہ کے من پسند ہیں، تو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے آج سینٹ میں مجوزہ آئینی ترمیم پیش کرنے کا عندیہ دے دیا۔ عرفان صدیقی نے اختر بینگل کے لاج کے محاصرے کی مذمت کرتے ہوئے کہا جو کچھ ہوا یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے۔ سیاسی انتشار تمام بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے۔ ملک ترقی کر رہا ہے اور مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے احتجاج کی کال واپس لے لی تھی۔ PTI نے نہ جانے کل کس بات پر احتجاج کی دوبارہ کال دے دی ہے۔ جن باتوں کا ایمل بھائی نے ذکر کیا وہ یقیناً کسی بھی حکومت کے لیے یا کسی بھی انتظامیہ کے لیے ایسی نہیں ہیں کہ جو اس کے سر کی کلغی بنے یا وہ سر بلند ہو کے چلے ایسی باتوں کے ساتھ۔ یہ افسوسناک ہیں اور ہمیشہ افسوسناک رہی ہیں۔ ان چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے، تحقیقات کرنی چاہیے اور ان کا ازالہ ہونا چاہیے۔ میں بالکل ایمل کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہا ہوں۔ سیاسی بدامنی اور سیاسی انتشار جو ہے وہ ساری بیماریوں کی ایک جڑ ہوتی ہے سر۔ میں PTI کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اسد کیسر کہتے ہیں کمیٹی میں جو ڈرافٹ آیا ہے اس کو اسٹڈی کیا، اس میں کوئی سنجیدہ مسئلہ نہیں۔ ہمارے MNAs کو 1 سے 3 ارب روپے تک کی آفر ہوئی، ہمارے MNAs کو انہوں نے غائب کیا۔ کیا اس طرح سے قانون سازی ہوتی ہے؟ زرتاج گل کو جیل میں رکھا گیا، کیا پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح نہیں ہو رہا؟ یہ بہت حساس مسئلہ ہے، ہمارے پارلیمنٹیرینز کے خلاف ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ کمیٹی میں جو اس وقت ڈرافٹ آیا ہے وہ ڈرافٹ کو ہم نے پورا اسٹڈی بھی کیا، اور جو ہمارے لیگل
पैटर्निटी से ताल्लुक रखने वाले जो हमारे सीनियर वकला है और लीडर्स हैं, हमने उसको डिस्कस किया तो उस पर कोई इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको कहता हूं जी कि तकरीबन हमारे हर एमएनए को 1 अरब रुपए से 3 अरब रुपए 3 बिलियन तक ऑफर है। हमारे पार्लिमानी लीडर जरताज गुल भी और जेल में रखा गया। हमारे तकरीबन इस वक्त 7 एमएनए को इन्होंने गायब किया है। तो ये क्या हो रहा है? क्या इस तरह की कानून साजी होती है? क्या इस तरह की लेजिस्लेशन होती है? क्या इस पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह नहीं हो रहा? मुजव्वज़ात 26वीं आईनी तरमीम को मुल्क और कौम की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया जा रहा है। तरमीम को आईनी हैसियत फराहम करने के लिए वोट डालने वाले अरकान पार्लियामेंट इन तरमीम के बारे में क्या इल्म रखते हैं, आइए जानते हैं। मुमकिन 26वीं आईनी तरमीम को मुल्क और कौम की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया जा रहा है। इस आईनी तरमीम को आईनी हैसियत फराहम करने के लिए वोट डालने वाले अरकान पार्लियामेंट इस तरमीम के बारे में क्या इल्म रखते हैं, आइए जानते हैं। सारा तो नहीं पड़ा लेकिन कुछ ना कुछ पड़ा है। रोज तो चेंजिंग हो रही है, रोज तो चेंजिंग हो रही। जो पहला पड़ा था अगर कोई 1-2 दिन में चेंजिंग हुई है वो भी आज देख लेते हैं। ये तो आपको हुकूमत बता सकती है जी, हमसे पार्टी लीडरशिप ने बिल्कुल शेयर किया है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, अवाम को जवाब देना है और जवाब उस वक्त तक नहीं दे सकेंगे जब हम खुद क्लियर ना हो। मोटी मोटी चीज़ें वो तो हमें पता है, सबको पार्टी में डिस्कस हो गई हैं, हमें पता है कि वो क्या है। बट डिटेल्ड अब जो मौलाना साहब के साथ कल आज मुशावरत हुई है उसके बाद क्या है वो थोड़ा तो चेंज हुआ है ना। पूरी हमारे जो लीडर्स हैं सब ने पढ़ लिया है, हमने भी पढ़ा हुआ है, लेकिन उसी में मैं वही बात कर रहा हूँ कि हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इत्तेफाक राय पैदा करने की। अरकान पार्लियामेंट आईनी तरमीमी मुसवदे के मतन से ला इल्म नजर आए, लेकिन तरमीमी बिल में वोट डालने और कामयाब कराने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ अरशद चाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल जुमे के दिन मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि कल जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में PTI के कारकुनों को घरों से निकलना है। हर शहर और जिले में PTI के कारकुनों ने भरपूर तरीके से निकलकर पुरअमन एहतजाज कराना है। बानी चेयरमैन और दूसरे लीडरों और कारकुनों की रिहाई के लिए एहतजाज करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गैर आईनी तरमीम के खिलाफ भी आप लोगों ने आवाज उठानी है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने मुल्क और अपनी नस्लों के लिए आवाज उठाएं। कल इंशाल्लाह जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह 18 अक्टूबर को हर ज़िले के अंदर, हर शहर के अंदर आप लोगों ने भरपूर तरीके से निकलना है और आप लोगों ने पुरअमन एहतजाज करना है। और इमरान खान की रिहाई, हमारे बाकी लीडरशिप की, हमारे वर्कर्स की, हमारे लोगों की रिहाई, और इमरान खान साहब के साथ जो एक रवैया इख्तियार किया हुआ है कि मुलाकात तक नहीं छोड़ी जा रही, उसके ऊपर आप लोगों ने निकल के पुरअमन एहतजाज करना है। साथ साथ जो एक गैर आईनी एक तरमीम की जा रही है, इसके खिलाफ आपने आवाज़ उठानी है, क्योंकि आज ये वक्त है कि अगर हम लोगों ने अपने मुल्क के लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए आवाज़ ना उठाई तो शायद जिन हालात से हम गुजरे या जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, हमारी नस्लें इससे भी बदतर हालात से गुजरेंगी। मैं तमाम उन लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि जो इस वक्त फैसले कर रहे हैं कि मेहरबानी करके ऐसे फैसले ना करें जो इस मुल्क की आवाम की मफाद में नहीं है, जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। खबर शामिल करें। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जुलूस और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में दफा 144 नाफिज कर दी। हुकूमत पंजाब ने सूबे में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है। पाबंदी का इतलाक जुम्मा 18 अक्टूबर से हफ्ता 19 अक्टूबर तक होगा। दफा 144 के नफाज का फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी जुलूस दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। महकमा दाखिला ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत का कल सरकारी, प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कौमी असम्बली में खिताब में कहा, मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है, PTI को तकलीफ महसूस हो रही है। इनकी भरपूर कोशिश के बावजूद SCO कामयाबी से इनेकाद हुआ। ये वो लोग हैं जो कहते हैं बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं, कोई भी सियासतदान पाकिस्तान से बड़ा नहीं हो सकता। PTI ने फ़लस्तीन के लिए APC इजलास में शिरकत नहीं की। ये कभी फ़लस्तीन में इसराइल के मजालिम की बात नहीं करते। इन्होंने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया। PTI का माजी गवाह है, जो अपोजिशन के साथ इनको सलूक था। इक़्तिदार के नशे में ये लोग सब कुछ बोल गए थे।
वक्त आ गया है कि स्टेट की रिट कायम की जाए। इनकी भरपूर कोशिशों के बावजूद उस रब के करम से एससीओ बहुत कामयाबी से पाकिस्तान ने उसका इनेकाद किया है। आपको इनकी तकरीर में कभी भी फलस्तीन में इजरायली मजालिम का जिक्र नहीं मिलेगा, ये कभी इस पे बात ही नहीं करते हैं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने फलस्तीन के ऊपर एपीसी में शिरकत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक एनजीओ के साथ मिलके हुकूमत पाकिस्तान ने इंतजाम किया, हमने इमदादी सामान गजा भिजवाया, लबनान भिजवाया, मगर इन्होंने एपीसी में शिरकत से इनकार कर दिया क्योंकि ये इनके मंशूर का हिस्सा नहीं है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं 18 अक्टूबर को बुज़दिलाना हमला किया गया, सैकड़ों जियाले शहीद हुए। शहीद होने वाले पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को सलाम पेश करते हैं। 18 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन था। कल का जलसा शहीदों को सलाम पेश करने के लिए है। पीपल्स पार्टी को जब भी मौका मिला हैदराबाद में तरक्याती काम हुए। केपी के सरकारी वसाइल रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। 18 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन था। कल का जलसा जो है वो उन शहीदों को एक सलाम पेश करना है। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला, उन्होंने हैदराबाद में हमेशा तरक्याती काम किए। तारीखी हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। बाकी डेवलपमेंट्स के जो काम हैं वो यहाँ पर हुए हैं। हैदराबाद की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को मुंतखब किया है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, हमारे लोग उठाए जा रहे हैं। एमएनएस को 70 करोड़ 1 अरब रुपए तक ऑफर्स हो रही हैं, वजारतें ऑफर हो रही हैं। इसका मतलब है हुकूमत के नंबर्स पूरे ये नहीं हैं। मेरे घर पर 48 घंटों में 2 छापे मारे गए। उमर अयूब खान ने अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज़ की मुखालफत कर दी। इस वक्त रेड्स हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के घरों पे और हमारे लोग उठाए जा रहे हैं। मिकदाद अली खान को रस्ते से उठाया गया था, वो इस वक्त लापता है, पोस्ट डिसिप्लिनेड पर्सन है। ये इनके हालात हैं। लोगों को ऑफर्स हो रही हैं तकरीबन 70 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए तक नकद कैश किसी मुल्क किसी जगह पे। उसका मतलब है इनके नंबर्स पूरे ही नहीं है। इसी तरह हमारे सेनेट के मेंबर हो रहे हैं कि अवामी नेशनल पार्टी का जो उनकी एक अमेंडमेंट है कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम चेंज करना, मेरा ख्याल है उससे पहले भी पूरे सूबे में बिलखसूस हज़ारा में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई गई थी। हमारे लोग शहीद भी हुए थे और इस चीज़ की तरफ जाना भी नहीं चाहिए। और हज़ारे का एक अपना मुनफरद मुकाम है। इसी तरह आपके DI खान और बाकी जगहों में खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कौमें बसती हैं, लिहाजा इस नेम चेंज के हवाले से बिल्कुल किसी किस्म की सपोर्ट नहीं। अली मूसा गिलानी कहते हैं जैन कुरैशी की अहलिया बारे वाक़ई की तफ्सीर चाहते हैं। माए बहनें हम सब की सांझी हैं, ऐवान को बताया जाए इसके क्या हकाइक हैं। अहले खाना का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो फिर हमारा यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं। कल रात से एक खबर चल रही थी हमारे फेलो कॉलीग जैन कुरैशी साहब की अहलिया के बारे में। हम इसकी भरपूर तरीके से एक हुकूमत से भी और आपसे भी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होगा कि माएँ बहनें हम सबकी सांझी हैं। अहले खाना का हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो मैं बहुत माजरत के साथ कहूंगा कि फिर हमारा यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं है। सेनेट में खिताब करते हुए सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले इनकी जमात के अरकान को धमकाया जा रहा है। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर उमर फारूक कासी ने कहा अरकान को प्रेशराइज करते हुए देखा है, मसला हल नहीं करेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। सेनेटर नसीमा एहसान ने कहा मसला हल हो सकते हैं, मसाइल को मजीद गहरा ना करें। धमकाया भी जा रहा है और गालियां भी दी जा रही हैं। मुमकिन आप आज हमसे वोट ले लें इस पे, मगर ये बात जो है ना दिल में कील की तरह पैवस्त हो जाएगी। फिर उस कील को आप निकाल नहीं सकेंगे। उस कील को आप जब निकालेंगे तो वो गोश्त जो है वो फटेगा। इस तरीक़ेकार के साथ अगर आप जाएंगे तो इस तरीक़ेकार के साथ मेरे ख्याल से जितना भी इंसान बेगैरत होगा वो आपके साथ नहीं जाएगा। लोगों के लॉजेस के बाहर 15-15 पुलिस वालों को खड़ा करके देखा है। चेयरमैन साहब तो चले गए, ना कोई रोलिंग दी इन्होंने। मैं खुद वहां पे आज देखूंगा कि कौन आता है। इस ऐवान में अगर इस चीज के लिए कोई खड़ा नहीं हो, मैं इस ऐवान से रिजाइन करूंगा। पार्टी सदर हैं, उनसे बात करें, मसले हल हो सकते हैं, बजाय के मसाइल को और मजीद
बड़ा और गहरा करें। जनाबे वाला शुक्रिया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कोई जंग लड़ रहा है तो वो मौलाना फजल रहमान हैं। जिस तरह उन्होंने गुज़िश्ता रात अपना मौक़िफ़ पेश किया वो वकला बरादरी की उमंगों के नज़दीक हैं। उनका मौक़िफ़ पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतों के मौक़िफ़ के नज़दीक है। इस वक्त अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम वकला और जजेस अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो नादिर शाही दौर वापस आ जाएगा। यहाँ पर जो इंसाफ पहले ही मौजूद नहीं है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई शख्स इस वक्त पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ की इस जंग में सफ़ अव्वल में है और ये जंग लड़ रहा है वो मौलाना फजल रहमान है। उनका मौक़िफ़ जो है वो वकला बरादरी की उमंगों के नज़दीक है। उनका मौक़िफ़ पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतों की उमंगों के नज़दीक है। जो अदलिया है उसके तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। अगर अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ हम ना कर सके, वकला तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, जज तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो फिर पाकिस्तान के अंदर एक नादिर शाही दौर जो है वो वापस आ जाएगा। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी और सेनेटर अमर वली खान ने कहा है कि सूबा हज़ारा बनाने के हक नहीं हूँ। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज़ की जिसने भी मुखालफत की है ज़ाती बुनियाद पर की है। कमेटी में उमर अयूब खान के अलावा किसी ने खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली की मुखालफत नहीं की। जो मुखालफत कर रहा है उनका हक है वो मुखालफत करे। 2.5 अजला पर सूबा बनाना नामुनासिब है। देखिए होती रहेगी, ज़ाती बुनियाद पे की है जिसने भी की है और मेरे ख्याल में वो सब वो हैं जो हज़ारा से बिलोंग करते हैं और खलीफत अच्छी चीज़ है, जमहूरियत और सियासत का हुस्न है। उमर अयूब के अलावा किसी ने वो नहीं किया, मेरा ख्याल मुखालिफत नहीं। तो आईनी तरमीम के बारे में बताइएगा, क्या पेशरफ्त हुई अब तक? इंशाल्लाह करीब है, शायद 2-3 मीटिंग और लग जाए इस खुसूसी कमेटी के। मैं समझता हूँ कि इत्तेफाक राय पैदा होने को पहुँच रही है और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इसको फिर टेबल कर देंगे। 2.5 अजला पे सूबा बनना नामुनासिब है और भले बना ले, मैं मुखालिफत उनकी बात की नहीं करूँगा। उनकी तहरीक है, उनकी ख्वाहिश है, उसके लिए वो मेहनत करें, वो कामयाब करें, लेकिन ये फिर सिर्फ सूबा हज़ारा नहीं बनेगा। पाकिस्तान में फिर ये आवाज़ हर कोने से उठेगी। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जायटेक्स ग्लोबल 2024 में शिरकत करने वाले पाकिस्तानियों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास। इवेंट में पाकिस्तान के IT सेक्टर को टेक ऑफ द ईयर 2024 के तौर पर तस्लीम किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के सफीर फैसल नियाज तिरमिज़ी ने इजलास की सदारत की। इजलास में बताया गया पाकिस्तानी कंपनियों को ज़बरदस्त फीडबैक मिला है। मुतअद्दिद तंजीमों ने पाकिस्तान की IT मसनूआत और खदमात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। पाकिस्तानी सफीर ने नुमाइश कुंदगान को पाकिस्तानी और मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनियों में कारोबारी मंसूबों को आगे बढ़ाने में सफारत खाने की मुकम्मल ताउन और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। उनका कहना था खास तौर पर ज्वाइंट वेंचर्स में सहूलत फराम की जाएगी ताकि हमारी कौमी मईशत को मजबूत करने के लिए सरमाया पाकिस्तान भेजा जाए। मुलाकात के दौरान सफीर ने डिजिटल तब्दीली, साइबर सिक्योरिटी और मसनूई जहानत जैसे शोबों के लिए IT से मुतल्लिक मखसूस तकरीबात मुनक्किद करने की जरूरत पर भी रोशनी डाली है। महकमा एक्साइज सिंध की शानदार कामयाबी, सालाना टैक्स रेवेन्यू हदफ का 27% पहली तिमाही में हासिल कर लिया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मोटर व्हीकल टैक्स का निज़ाम 15 दिन के अंदर ऑनलाइन करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल का इजलास हुआ। इजलास को बताया गया महकमा एक्साइज और टैक्सेशन ने माली साल के 203 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में पहले 3 महीनों में 55 अरब रुपए जमा कर लिए। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन मोटर व्हीकल टैक्स का निज़ाम 15 दिन के अंदर ऑनलाइन करने के अहकामात जारी करते हुए कहा मौसर खदमात की फराहमी हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है। अवाम को घर बैठे तमाम टैक्स की अदायगी की सहूलत की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सैलाब मुतासरीन की फंड रेजिंग के लिए प्रीमियम नंबर प्लेट्स की ऑनलाइन नीलामी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रागिब करने के लिए मजीद अवामी तरजीही नंबर्स शामिल किए जाएं। यहां वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।